गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या कि 2020 का लास्ट मंथ में वीडियो डाला गया था क्लास 8 का। उसके बाद हम लोग दोबारा वीडियो नहीं डाले यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए हम लोग फिर से 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं। नया सेशन होगा और ये रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये क्लास 8 का वीडियो आप लोगों को डेली मिलता होगा और पहले टाइम में मिल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ये क्लास पूरा बंद था। तो आज से फिर से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, परिमेय संख्या। तो इससे पहले भी हम लोग अगर 2020 में देखें तो सारा वीडियो शायद बना हुआ होगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये पहला क्लास होगा आज हम लोग का, और इसमें जैसे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा दिक्कत भी आता है बच्चा सबको। तो आप एक काम ज़रूर करें कि जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो जो आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर अपना सवाल को भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। केसी सिन्हा का यह पहला चैप्टर है और यहीं से हम लोग सवाल का शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है क्या कि जब हम लोग किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो ये कहलाता परिमेय संख्या। ये सबको पता है ये बात। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये ऊपर वाला जो संख्या होगा ये कहलाता अंश और ये नीचे वाला जो संख्या ये कहलाता हर। ये चीज़ हम लोग को पता है। जैसे उदाहरण में देखें तो 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जैसे 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर डेसिमल में भी कोई नंबर ले लें, जब इस डेसिमल को उड़ाते हैं हम लोग तो नीचे फिर से 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तो जस्ट इसका उल्टा होता है, लेकिन चैप्टर में इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो अपरिमेय क्या होता है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख ही नहीं सकते, तब ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे वर्गमूल 2 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, और निकलेगा भी तो ये लगभग में आंसर आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से √3 और इस प्रकार से कोई बोल रहा है लिख रहा है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सारा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, जिसका मान 22/7 होता है, ये अनुमानित मान है, या फिर डेसिमल में लेंगे तो 0.3.14, ये अनुमानित मान है। तो जो अनुमानित रूप से आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब कोई जैसे उदाहरण दे देता है क्या कि 5/0, ये अपरिमेय संख्या है या फिर ये परिमेय संख्या है या फिर ये कुछ और चीज़ है, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होता है। ये हमेशा किसका उदाहरण होगा, अपरिभाषित का। इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये अपरिमेय नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है। तो मतलब क्या कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए बटे में, हर के रूप में अगर 0 आ जाए यहाँ पे, तो ये अपरिभाषित हो गया। कहने का मतलब कि ये 5 रुपया और लेने वाला कोई आदमी नहीं है, तो ये 5 रुपया महत्वहीन हो गया। जब ये महत्वहीन हो गया तो इसको रुपया में गिनती हम लोग कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या ना होगा, क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ इस चैप्टर से संबंधित जानकारी हम लोग को रखना होगा। अब चलिए इस चैप्टर में जो भी चीज़ है उसके बारे में और जानकारी लेना होगा। जैसे कि ये तो पता चल गया कि परिमेय संख्या कहते किसे। अब फिर यहाँ पे सवाल आता है क्या कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होगा क्या कि परिमेय संख्या का गुण, इसका गुण क्या क्या, इसके बारे में जानकारी चाहिए हम लोग। तो गुण का मतलब होगा क्या कि जोड़, घटा, गुना, भाग, ये एक गुण होता है इसका, कि जब परिमेय को जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, घटाएंगे तो क्या हो सकता है, गुना करेंगे तो क्या होगा, जोड़ करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए 3-4 जो गुण आता है उसके हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तब चैप्टर आसानी से बनेगा। तो जैसे देखो पहला गुण क्या होता है कि क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, इसका अर्थ होता है क्या कि मान लो कि कोई 2 संख्या इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, A+B, इसको जोड़ के कोई परिणाम आएगा तो वो B+A मान लेते, इस प्रकार से परिणाम आया। कहने का मतलब कि A मान लेते 5 है, B 4 है, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। सेम कहानी उसी प्रकार से अगर इसको बदल दे, B के जहाँ पे कर दे 4, स्थान को परिवर्तन कर दे, और A के जहाँ पे कर दे 5, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया, तो ये गुण हो गया किसका, ये परिमेय संख्या का गुण आया। और इस गुण का नाम क्या है कि क्रम विनिमय गुण। सिर्फ ये जो पद था ये चेंज हुआ, बाद बाकी इसके अंदर जो चिन्ह था वो अपने जगह पे रह गया। तो ये कहलाता है क्या, क्रम विनिमय गुण, जो कि परिमेय संख्या के जोड़ के लिए क्या है, ये सत्य है। परिमेय संख्या के जोड़ के लिए हमेशा ये सत्य होगा, क्योंकि देखो A+B = B+A हो रहा है। A को हम लोग 5 माने, B को 4 माने,
जस्ट इसको उल्टा कर दिया क्या कि b के स्थान पे 4 को लेके आ गए, a के स्थान पे 5, मतलब इस संख्या का क्रम स्थान को चेंज कर दिया। तो जब 5 और 4 को जोड़े तो 9 आया, और 4 और 5 को जोड़े तो भी 9 आ गया। अब सेम कहानी जोड़ के लिए घटा के लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए। अब इसमें हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये 5 माइनस 4 और यहाँ पे 4 माइनस 5, जब 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और जबकि 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि घटा के लिए क्रम विनिमय गुण असत्य है। तो दो चीज़ के लिए पढ़ लिया, जोड़ के लिए सत्य है, घटा के लिए असत्य है। अब सेम कहानी हम लोग गुना के लिए कर सकते हैं। तो देखो a गुना b बराबर b गुना a, जैसे इसको हम लोग चेक करने जाएंगे तो ये 4 गुना 5 और बराबर में 5 गुना 4। अब दोनों स्थिति में रिजल्ट देखेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आ गया। तो मतलब ये क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य है। उसी प्रकार से भाग के लिए चेक करेंगे तो 4 भागा 5 और 5 भागा 4, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा। तो मतलब इसमें ये बराबर नहीं होगा। तो क्रम विनिमय गुण, ये जोड़ और ये गुना, इस दोनों के लिए सत्य है हमेशा, और जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। तो ये परिमेय संख्या से संबंधित ये पहला गुण था, क्रम विनिमय गुण, जो जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा और घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब दूसरा गुण, अब इसमें दूसरा गुण क्या आ जाएगा, सहचार्य गुण। सहचार्य गुण, अब इस गुण में हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या कि सेम यही कहानी है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आएगा कि इसमें हमेशा ब्रैकेट का बात होगा। अगर सवाल में कुछ समझ में ना आए, अगर तुमको डायरेक्ट सवाल पूछ दे कि ये किस गुण पर आधारित है, तो अगर उसमें ब्रैकेट आ जाए तो तुमको डायरेक्ट याद रखना क्या कि वो सहचार्य गुण होगा। तो जैसे देखो कि ए, अब इसमें फिर वही चीज़ चेक करेंगे कि जोड़, घटा, गुना और भाग, अब किसके लिए सत्य और किसके लिए असत्य, इस चीज़ को देखेंगे। तो हम बताया गया कि हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर का ही बात होगा। तो इसमें भी वही बात है कि सहचार्य गुण में क्या होगा कि इसमें भी संख्या का स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगा उसमें से तुम किसी एक को बाहर कर दो, और जो बाहर में स्थित था उसको तुम अंदर कर दो, और दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ जाए, तब ये सहचार्य गुण क्या होगा, जोड़ के लिए सत्य होगा। और दोनों तरफ रिजल्ट सेम ना आए तो घटा के लिए असत्य होगा, और गुना के लिए सत्य भी हो सकता है, भाग के लिए भी सत्य या फिर असत्य दोनों हो सकता है। तो इसमें हम लोग को दो ही चीज़ याद रखना होगा कि जोड़ के लिए सहचार्य गुण सत्य है, गुना के लिए भी सहचार्य गुण सत्य है, जबकि इसके और इसके लिए असत्य है। तो इसमें हम लोग को समझना क्या है कि इसमें क्या कर दिया, देखो b अंदर में था इसको बाहर कर दिया, और a बाहर में था इसको अंदर लेके चल गए। तो बस कहानी इतना सा ही बना। इसके बाद जब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर वो जोड़ के रूप में आ जाए, मतलब जोड़ के लिए सवाल को बना रहे हैं, तो अगर सत्य हुआ जोड़ के लिए तो जोड़ के लिए सत्य रहेगा, और गुना देकर अगर इसको हल करेंगे, अगर दोनों तरफ रिजल्ट सेम ना आए गुना के लिए तो ये असत्य होगा, उसको घटा के लिए। और जोड़ गुना के लिए क्या होगा, यार गुना के लिए दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वो सत्य होगा, और भाग के लिए दोनों तरफ बराबर ना हो तो ये असत्य होगा। मतलब क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण सेम कंडीशन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये ब्रैकेट का अंदर रहेगा सहचार्य गुण, जबकि क्रम विनिमय गुण हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहेगा, उसमें ब्रैकेट का यूज होगा ही नहीं। तो इसमें भी जैसे क्रम विनिमय गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य था, घटा और भाग के लिए असत्य था, उसी प्रकार से ये सहचार्य गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा, बाद बाकी घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो ये दो गुण हो गया, परिमेय संख्या से संबंधित हम लोग दो गुण पढ़ लिए। अब तीसरा गुण देखो, तीसरा गुण इसमें आएगा क्या, समवर्ग गुण, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वितरक गुण। अब इसके विषय में शायद तुम लोगों को हम लिखाए नहीं पहले, लेकिन इसको भी समझो। समवर्ग गुण या फिर वितरक गुण, इसका मतलब होता है क्या कि सवाल को जिस रूप में दिया हो उसी रूप में उसको जोड़ घटा गुना भाग करके रिजल्ट हम लोग निकाल लिए। इस गुण को क्या कहेंगे, समवर्ग गुण। जैसे भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जैसे बनाते हैं हम लोग, तो सवाल दे दिया उसको हल कर दिया, पूरा शुरू से स्टार्ट किए लास्ट में लाके छोड़ दिए, तो वैसा गुण क्या कहलाएगा, समवर्ग गुण। ठीक है ना। तो ये आसान गुण था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जोड़ घटा गुना भाग सबके लिए ही प्रोसेस होगा, इसमें सत्य और असत का कोई बात होगा नहीं। वितरक या फिर समवर्ग का अर्थ ही होता है क्या कि जहाँ से सवाल लिया उसको तुम हल करो, जिस प्रकार से तुम गणित में सवाल को हल करते हो उसी प्रकार से उसको हल करके उसका आंसर निकाल दो, तो वैसा गुण क्या कहलाएगा, समवर्ग गुण कहलाएगा।
तो यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब आगे 1-2 गुण और है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलेंगे। अब इसमें और एक गुण आता है क्या, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम देखो, यहाँ पे 2 वर्ड है, एक योज्य और एक प्रतिलोम है। योज्य का अर्थ होता है जोड़, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। अब दोनों से मिलके ये वर्ड बना क्या, योज्य प्रतिलोम। तो मतलब कि जो संख्या रहेगा उसमें जोड़ का चिन्ह रहेगा, अब उसका उल्टा चिन्ह लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कहने का अर्थ कि 5 एक कोई संख्या है, इसके आगे कोई चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह रहता है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना रहे तो उसको हम लोग हमेशा जोड़ में मानते हैं। तो मतलब इसके आगे 5 के आगे जोड़ का चिन्ह है, मतलब योजक का चिन्ह है। तो अब इसका अर्थ तुमको योज्य प्रतिलोम बोले तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। तो जस्ट उल्टा चिन्ह हो गया इसका, योज्य प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर तुमको पूछे क्या कि -2 का योज्य प्रतिलोम, तो -2 का तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो यही क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो चैप्टर तुम्हारा यही से स्टार्ट है, यही से नाम है, यही से सवाल स्टार्ट है कि योज्य प्रतिलोम है क्या, इससे संबंधित ही सवाल दिया है। अब उसके बाद देखो, अब इसमें 1-2 बात क्या आता है कि जैसे देखो ये जीरो ना कभी प्लस होता ना ही कभी ये माइनस होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक सवाल क्या बन गया कि 0 का योज्य प्रतिलोम हमेशा 0 ही होगा। तो सवाल क्या बनता है यहाँ पे कि किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है, क्योंकि 0 को माइनस में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ना ही ये प्लस है और ना ही ये माइनस है, ये बीच का एक कड़ी है, ठीक है ना। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। और इसके बाद जो गुण आएगा, इसके बाद गुण आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, अब इसमें भी 2 ही चीज़ है। गुणात्मक मतलब होता है गुना, प्रतिलोम मतलब हो जाएगा उल्टा। सेम इसमें वही कहानी है। तो मतलब किसी संख्या से गुना करके उसको पलट दो, वही क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। कहने का मतलब कि ये 5 है, 5 का जस्ट उल्टा अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/5। देखो इसके साथ कुछ गुना नहीं तो 1 है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है क्या कि दुनिया में जितना प्रकार का भी संख्या है और उसके साथ कोई गुना में नहीं तो 1 तो जरूर गुना में है। अब देखो इस 1 का गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5। तो मतलब इस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब जैसे देखो 2/3 का योज्य प्रतिलोम, इसके साथ गुना में नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको पलटेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर में, 2 आ जाएगा नीचे में। तो मतलब इस 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, 3/2। अब देखो इसमें एक गुण क्या निकला कि जब दोनों को आपस में गुना करेंगे, मतलब कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले वो संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम को जब आपस में गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर 1 ना आए तो वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहलाएगा। जैसे देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1। तो मतलब 2/3 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 निकाले, जब इस दोनों को आपस में गुना कर दे तो रिजल्ट के रूप में क्या आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से देखो ये 5 था, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 आया, जब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 1। तो मतलब ये क्या कहलाया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है क्या कि योज्य तत्समक क्या है, योज्य तत्समक। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना, योज्य तत्समक। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट है क्या कि योज्य तत्समक। अब इसमें भी 2 वर्ड है, ये योज्य, इसका अर्थ तो पहले पता चल गया कि ये जोड़ होता है। और देखो तत्समक मतलब क्या कि मूल रूप, ये व्याकरण का भाषा है, मूल रूप। तो मतलब जिस शब्द को हम लोग बचपन से यूज करते आए, मतलब जो संस्कृत का भाषा होता है वो कहलाता क्या, तत्समक कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, कोई संख्या मान लो परिमेय संख्या, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। अब इसके साथ तुम कोई ऐसा संख्या को जोड़ो कि जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही रह जाए, मतलब वही संख्या रह जाए, तब ये कहलाए क्या, योज्य तत्समक। तो कहने का मतलब कि ए तो कोई भी संख्या हो सकता है। अब इस ए के साथ अगर हम लोग 0 को जोड़ दें तो बराबर रिजल्ट में क्या आएगा, ए ही आएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि ये जो 0 है, 0, ये सभी संख्या के लिए क्या है, योज्य तत्समक है। क्या ये योज्य तत्समक सभी संख्या के लिए।
क्योंकि जीरो एक ऐसा संख्या है कि उसको तुम किसी के भी साथ जोड़ो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगा। तो मतलब वही मूल चीज़ आ गया ना, हम लोग को मूल चीज़ ही लाना है, मतलब जो चीज़ था वही चीज़ को लाना है। तो ये क्या कहलाएगा गुण? योज तत्समक, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को अगर जीरो के साथ जोड़ दे तो वो संख्या क्या कहलाएगा? योज तत्समक कहलाएगा। और जीरो सभी संख्या के लिए क्या है? योज तत्समक है। अब जस्ट इसका उल्टा आ गया क्या कि गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक, अब इसमें वही बात याद रखना है कि किस संख्या को किसी भी संख्या के साथ गुना करने से वही संख्या प्राप्त हो। तो मतलब ए कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या का कोई भी रूप हो सकता है, जब उसको किसी ऐसा संख्या से गुना करे तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। तो ऐसा संख्या सिर्फ एक ही है कि एक को तुम दुनिया की किसी भी चीज़ से गुना करो तो दुनिया का वही चीज़ प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक सभी संख्या के लिए क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना अच्छा से हमको समझाना था हम उतना अच्छा से समझा दिए। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो किसी भी सवाल में नहीं फंस सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग टोटल सवाल को अभी देखेंगे। अब उसके बाद हर एक सवाल में एक दो जो उसका पॉइंट होगा उसको क्लियर करते जाएंगे और पूरा चैप्टर को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो 1.1 में टोटल 22 सवाल नहीं, कितना है? 21 सवाल ना, टोटल 21 सवाल है। आज हम लोग ना 1 से लेके 11 नंबर तक सवाल को देखेंगे। उसके बाद फिर आगे क्लास में, आगे वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला सवाल इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज प्रतिलोम लिखे। तो हम बता रहे हैं कि योज प्रतिलोम से ही ये चैप्टर स्टार्ट है पूरा। तो योज प्रतिलोम मतलब उसका जस्ट उल्टा चिन्ह दे के लिखना सवाल में। तो 1 नंबर में सवाल दे दिया क्या कि -5/6। अब इसका योज प्रतिलोम, तो बनाने का तरीका देखो, -5/6 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम इसी प्रकार से हम लोग सवाल में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तब वो तुम्हारा बनाने का तरीका नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा हो गया क्या? आंसर मिलाना। और गणित में याद रखना कभी भी हम लोग आंसर मिलाने का कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि मेरा तरीका सही हो बनाने का, और तरीका सही तो आंसर अपने आप मिलेगा। तो -5/6 का योज प्रतिलोम मतलब जस्ट इसका उल्टा चिन्ह, ये माइनस है तो ये रह जाएगा प्लस में, ये हो गया आंसर इसका। बहुत ही आसान सवाल है। तो 1 नंबर में टोटल 8 सवाल है, ये आसानी से बन सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा उल्टा चिन्ह देके लिखना, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और प्लस चिन्ह कभी लिखा नहीं जाता। जैसे तो कि इसमें 5 नंबर जो सवाल दे दिया, सवाल में पूछ रहा क्या कि x का योज प्रतिलोम, तो -x हो गया आंसर। इस नंबर को उतारो जल्दी, तब फिर हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ध्यान देना 2 नंबर में क्या बोला कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस ब्रैकेट फिर -x और x का मान समान है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दिया कि हम लोग को सिद्ध क्या करना कि ये माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -x बराबर ये x के बराबर है। तो मतलब ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष, दोनों को बराबर दिखाना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है। पहला सवाल में लिख रहा है ये कि x बराबर दे दिया ये 13/17, मतलब ये दायां पक्ष को दे दिया। अब बायां पक्ष को सिद्ध करना है कि ये बराबर है इसका या फिर नहीं है। तो चलो हम लोग बायां पक्ष को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये तो दायां पक्ष दे दिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में रिजल्ट क्या है? -x। अब देखो x का स्थान पे रख देंगे हम लोग, इस मान को लाके यहाँ पे रख देंगे। अब एक बात याद करो, हम लोग 7 में भी इस चीज़ को पढ़े थे कि ब्रैकेट हमेशा गुना के रूप में रहता है। मतलब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर या फिर बाहर जो भी चीज़ होगा आपस में हमेशा गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और माइनस आपस में गुना हो जाएगा। तो माइनस माइनस जैसे आपस में गुना होता है तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस का रिजल्ट आता है। मतलब माइनस गुना माइनस, इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े क्या कि हमेशा क्या होता है? ये प्लस होता है। तो जैसे ब्रैकेट यहाँ से हटा तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस आ गया। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, जो दायां पक्ष था वही क्या आ गया? बायां पक्ष। अब लिखेंगे क्या कि अतः दायां पक्ष
बराबर बायां पक्ष। तो मतलब कि माइनस एक्स बराबर एक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही आसान सब सवाल है। अब सवाल में कहीं दे सकता है क्या? हाँ, दोनों इसमें दो ही सवाल दिया और दोनों में ये पक्ष ही दिया, दायां पक्ष ही दिया। अब 2 नंबर का सवाल तुम लोग आसानी से बना सकते हो। चलो इसको उतारो जल्दी से, तब फिर 3 नंबर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये एकदम आसान सवाल है। क्रम विनिमय गुण होता क्या ये बता दिए। तो क्रम विनिमय गुण क्या बताया कि a प्लस बी बराबर हमेशा होगा b प्लस ए। ये है क्रम विनिमय गुण और ये जोड़ के लिए सत्य है। तो कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ जोड़ आएगा उसके लिए तो एकदम सत्य होगा। ये भाग और घटा के लिए क्या होगा? और सत्य होगा। तो देखो इसमें पहला सवाल क्या दे रहा है। पहला सवाल लिख रहा है कि -3 प्लस का 7/9 क्रम विनिमय गुण ना। अब देखो इसको पलटते हैं। 7/9 मतलब देखो ये a है और ये b है ना। तो 7/9 को पहले लेके आ जाते हैं, जोड़ अपने जगह पे रहा और -3 को बाद में लेके आ जाते हैं। अब फिर यहाँ पे मन में एक सवाल आएगा क्या कि जैसे कि आप पहले बताए क्या कि सिर्फ संख्या का स्थान चेंज होगा, चिन्ह का स्थान चेंज नहीं होगा। तो फिर ये चिन्ह इसके साथ क्यों आ गया? ये सवाल होना चाहिए। लेकिन याद करो कि ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ के लिए सत्य है, ये घटा के लिए हमेशा क्या है? और सत्य है। मतलब ये माइनस हमेशा इसी के साथ रहेगा, ये माइनस इसके साथ रहेगा, इसी के साथ रहेगा। ये यहाँ पे अगर हम लोग छोड़ के जाएंगे तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा, तो वो घटा के लिए हो जाएगा। इसलिए माइनस हमेशा किसके साथ रहेगा? जिस संख्या पे दिया हुआ है उसी संख्या के साथ ही आगे पीछे होगा। सिर्फ हटेगा कौन नहीं? सिर्फ जोड़ जहाँ पे वहीं पे रहेगा। जोड़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। लेकिन बाद बाकी जितना भी चिन्ह रहेगा वो उस संख्या के साथ आ जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। देखो तो लघुत्तम आ जाएगा 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भाग देंगे तो 9। अब ऊपर के 7 गुना तो 9 × 27, ये प्लस तो प्लस 9 × 9 7। तो इसको जब हल कर लिए हम लोग तो माइनस का कितना आ गया? 20/9, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, अब ये दूसरा वाला। अब इधर भी लघुत्तम कितना आ गया? 9 × 9 7 प्लस माइनस ब्रैकेट जैसे हटा तो गुना। अभी बताएगा इससे पहले कि हमेशा गुना का चिन्ह होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भाग दिए तो 9 आ गया, 9 × 27। इसको भी घटाओ तो कितना आ जाएगा? तो दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया ना। तो क्रम विनिमय से ये सवाल बन गया। तो क्रम विनिमय गुण सवाल इस रूप में दिया था, इसको बना दिया, ये वाला रिजल्ट आया। क्रम विनिमय मतलब संख्या का स्थान परिवर्तन किए तो ये वाला रिजल्ट आ गया। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो मतलब दोनों स्थिति को लेकर तुमको चलना होगा। दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो इसको उतारो, तब फिर 4 नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखो 4 नंबर में जो सवाल दिए साहचर्य गुण के आधार पे दे दिया और पहले ही बताया गया कि जब भी साहचर्य पे सवाल देगा तो हमेशा ब्रैकेट आएगा ही उसमें, फिक्स है। अब देखो ये हो गया a प्लस का b और बाहर में क्या दे दिया? c दे दिया। अब सबसे पहले इसको इसी रूप में हल करते हैं, रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद क्या करेंगे? इस c को अंदर कर देंगे। c को अंदर जैसे करेंगे या तो a को बाहर करेंगे या फिर b को बाहर करेंगे, दोनों में से किसी को भी बाहर कर सकते हैं। और उस स्थिति में भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े क्या कि साहचर्य गुण जोड़ और गुना दोनों के लिए सत्य है, जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग इसी रूप में हल करते हैं। तब आ जाओ बोर्ड मास में। बोर्ड मास में हम लोग क्या पढ़े कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या? भिन्न का जोड़। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। तो 4 × 12 3 × 9 प्लस 6 दूना 12 5 दूना 10। और देखो प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे बच गया कितना? 1/12 माइनस का 1/7। अब यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा कितना? 12×84, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 7 और ये माइनस, ये आ गया 12। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा कितना? 5/84। यहाँ तक ठीक। मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा था, इसको हम लोग हल कर दिए। अब इसको साहचर्य गुण पे बैठाते हैं। अब ध्यान देना, इस c को अंदर कर देते और किसी एक को बाहर करते इसमें से। चलो इसी को बाहर कर लेते, एक को। तो यहाँ पे -7/8 चल गया अंदर में और 5/6 ये अंदर में ही था और बाहर में लेके आ गया हम लोग क्या? -3/4।
अब अंदर का काम पहले होगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा इसका लॉस। तो 8 तिये 24, 7 तिये 21 प्लस 6 चौके 24, 5 चौके 20, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 3/4। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/24 और माइनस 3/4। अब जैसे इसको हल करेंगे तो ये 24 आ जाएगा लघुत्तम के रूप में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और माइनस का 4 चौके 24 ना, तो 6 तिये 18। लेकिन रिजल्ट हम लोग का गड़बड़ा रहा है। देखो कहीं हम लोग गलत किए हैं सवाल में। तो देखो ये सवाल था सहचार्य गुण पे आधारित था। तो सबसे पहले देखो इसको जिस रूप में था वैसे हल कर दिया। तो हल करने के बाद आ गया यहाँ पे -19/24। अब सहचार्य गुण क्या पढ़े कि देखो ये a + b और प्लस में c है। अब इसका नियम क्या है कि ये जो c बाहर में है इसको तुमको अंदर लेके आना है, और ये b और a और b में से किसी एक को बाहर लेके चल जाना। तुम स्वतंत्र हो, दोनों में से किसी को बाहर लेके जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो c को अंदर कर दिया, c को लेके आ गए a के यहाँ पे, इसलिए बाहर किसको किए, a को। अगर c को लेके आते b के यहाँ पे तो बाहर किसको करते हैं, b को। अब फिर इसको हल किए, हल करने के बाद सेम कहानी आ गया, दोनों में आया ना, यहाँ पर भी 19/24, यहाँ पर भी 19/24। तो मतलब ये सहचार्य गुण के ऊपर आधारित है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः यह सहचार्य गुण पर आधारित है। इतना चीज़ को यहाँ पे लिख दोगे, बस हो गया आंसर। तो 4 नंबर में अब जितना सवाल है सारा सवाल को तुम बना सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल में। अब देखो 5 नंबर सवाल को तुमको बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तुमको बताना है कि ये किस गुण पे आधारित है। तो 2 ही प्रकार का गुण सवाल में पूछा है, क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण। तो पहले ही बता दिए क्या कि सहचार्य गुण जब भी आएगा तो ब्रैकेट में जब भी सवाल आ जाए तो वो सहचार्य गुण तुम देखना भी नहीं, लिख देना सहचार्य गुण, वो सही है। अब देखो ये सवाल किस में है, तो देखो ये a है और ये b है। अब इधर देखो बराबर में क्या कर दिया, पहले लिख दिया b को और बाद में किया a को, और अंदर में इसका जोड़ है। तो ये किस गुण पे के ऊपर आधारित हो गया, ये हो गया क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण इसी के ऊपर आधारित है ये सवाल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ इस सवाल का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय गुण, और ब्रैकेट आ जाता तो ये क्या हो जाता, सहचार्य गुण। अब देखो 6 नंबर में जो सवाल दिया, ये 1 नंबर सवाल है, इसमें बोला क्या कि इसका योग ज्ञात करें। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो इसका जोड़ करना, ये भिन्न का जोड़ घटा है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है सब सवाल में। लघुत्तम आ जाएगा 7, तो -3 + 5, तो ये आ गया ये 2/7 हो गया आंसर ये। तो ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये किसी गुण पे ऊपर आधारित है ही नहीं। इसमें सिर्फ तुमको डायरेक्ट सवाल में पूछा क्या कि इसको योग करें, मतलब इसका जोड़ करें, योग निकालने के लिए बोला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो टोटल चैप्टर में 22 सवाल है, और हम लोग पढ़े कहाँ तक, 6 नंबर तक पढ़ लिए। तो 6 नंबर तक तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल में, ठीक है ना। इसको अच्छा से बनाओगे। अगर इसमें समझ में आएगा तो फिर आगे हम बताएंगे। और कल से अब जो क्लास होगा वो 7 नंबर से स्टार्ट होगा। अब 7 से हम लोग जहाँ तक चल जाएँ। बात समझ में आ गया यहाँ तक, तो यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।